हेलो लवली पीपल। सो आज लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में जरूर गारंटीड आने वाला है। हम लोग बात करने वाले हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसकी रेमेडीज के बारे में। देखिए, कोई भी पर्सन सामने से अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करता है विलफुली, दैट वुड बी टर्म्ड एज व्हाट? ब्रीच, राइट? एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट? चलिए अब आ जाते हैं हम लोग सबसे पहले तो ब्रीच के टाइप्स पे कि ब्रीच क्या होता है। तो हमने समझ लिया कि कोई भी पर्सन विलफुली कह रहा है मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करना, परफॉर्म नहीं करना, मैं नहीं करना चाहता, नहीं कर सकता, नहीं करूंगा, इस ब्रीच, राइट? अब देखिए, ब्रीच मींस फेलियर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म हिज और हर ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये ब्रीच ना दो तरीके की होती है, एक होती है एक्चुअल ब्रीच और दूसरा होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच। मान लीजिए मैं किसी सेलिब्रिटी को परफॉर्म करने के लिए बुलाती हूँ अपनी मैरिज पे, राइट? और मान लीजिए कि मेरी मैरिज डेट, मेरी वेडिंग डेट है 3 जून की, राइट? अब हुआ ये कि जिस दिन की शादी थी, ये सेलिब्रिटी जी मुझे कॉल करके बोलते हैं देखिए मानसी मैम, हम तो आपकी शादी पे नहीं आ पाएंगे परफॉर्म करने। अब देखिए इससे क्या हुआ, एक तो जो मैंने अपने रिलेटिव में बोल दिया था देखो मेरी शादी पे ये पर्सन परफॉर्म करने आने वाला है, मेरी रेपुटेशन पे इफेक्ट हो गया ना, मेरी फीलिंग्स इंजर हो गई, मुझे हर्ट हो गया, राइट? दूसरा, मैं इतने शॉर्ट नोटिस पे दूसरा सेलिब्रिटी कहां से ढूंढने जाऊंगी, तो यहाँ पे ना बहुत बड़ी दिक्कत हो गई मेरे लिए, राइट? इसके लिए मैं कोर्ट में जा सकती हूँ और मांग सकती हूँ क्या? डैमेजेस। अब देखिए, क्योंकि ब्रीच ऑलरेडी हो चुका है, इसको कहा जाएगा एक्चुअल ब्रीच, राइट? ये वाला जो ब्रीच है क्योंकि सेम डे पे हुआ, इसको हम कहेंगे एक्चुअल ब्रीच। लेकिन मान लीजिए कि ये जो सेलिब्रिटी जी है मिस्टर एक्स जी मुझे मेरी शादी से 3 दिन पहले या 1 महीना पहले फोन करके कहते कि मानसी मैम मैं तो अपनी शादी पे नहीं आ पाऊंगा, तो यहाँ पर ना मेरे पास टाइम पीरियड होता। अब क्योंकि यहाँ पे मैं एंटिसिपेट कर रही हूँ कि ब्रीच हो गया है, इसको हम कहेंगे एंटिसिपेटरी ब्रीच, ठीक है ना? क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए मैं नहीं आ पाऊंगा, अभी आए नहीं है, डेट नहीं आई, लेकिन एंटिसिपेट कर लिया उन्होंने कि मैं नहीं आ पाऊंगा, इसको कहा जाएगा एंटिसिपेटरी ब्रीच, राइट? अब देखिए एंटिसिपेटरी ब्रीचेस के केस में क्या होता है जनरली कि यहाँ पर वो कह रहे हैं मैं नहीं आ पाऊंगा और मैं कोर्ट चली जाऊंगी, कोर्ट जाके कहूंगी कि देखिए मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, इनको कहिए कि आके परफॉर्म कीजिए, या फिर मुझे मेरे पैसे वापस दीजिए विद सम इंटरेस्ट, विद सम डावा, जिसकी मैं किसी और सेलिब्रिटी को हायर कर पाऊं। तो इसीलिए हम लोग एक्चुअल या एंटिसिपेटरी ब्रीच के केस में चले जाएंगे कोर्ट और क्या मांगेंगे वहां पे? रेमेडी, इंसाफ मांगेंगे, राइट? चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा मॉड्यूल में से पढ़ भी लेते हैं क्या कह रहा है हमारा मॉड्यूल। क्या कहता है देखिए, एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या है? जब ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अकर हुआ है बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस, यानी कि शादी से 1 महीने पहले, टाइम फिक्स से 1 महीना पहले, परफॉर्मेंस से पहले, राइट? अब एंटिसिपेटरी ब्रीच एक्सप्रेसली भी हो सकती है, वो मुझे फोन करके, लिख कर, लेटर से, मेल से बोल सकते हैं, या फिर इम्प्लाइडली भी हो सकती है कि उन्होंने जिस दिन आना था, या मान लीजिए कि मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हैं, वो मैं फोन पर फोन कर रही हूँ, वो फोन नहीं उठा रहे हैं, ये भी एंटिसिपेटरी ब्रीच मानी जाएगी, राइट? सेक्शन 39 हमारा जो है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो कहता है एंटिसिपेटरी ब्रीच में जब भी एक पार्टी रिफ्यूज करती है परफॉर्म करने पे या फिर डिसेबल कर लेती है खुद को परफॉर्म करने से, चाहे पूरी तरीके से चाहे थोड़ा सा, राइट? एंड प्रोमिसी जो है इस केस में कॉन्ट्रैक्ट पे एंड लगा सकता है और कोर्ट में जा सकता है बेनिफिट के लिए, राइट? सो द प्रोमिसी may put an end to the contract unless he has signified by words or conduct his acquiescence of continuance। ये थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज है, इसको समझेंगे कि देखिए अगर ये जो सेलिब्रिटी है ये मुझे मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या उन्होंने मना, हो सकता है सीधे मना कर दिया हो, या फिर वो फोन ही नहीं उठा रहे, डिसेबल कर रहे हैं मुझको कम्युनिकेट करने से, ऐसे केस में मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकती हूँ अनटिल एंड अनलेस वो मुझे सामने से फोन करके ये बताए कि देखिए मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो जब तक वो मुझे अपना इंटेंशन क्लियर नहीं करेंगे मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकती हूँ विदाउट एनी डैमेज, मुझे कुछ नहीं पे करना पड़ेगा एडिशनली, राइट? इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसका इफेक्ट क्या आने वाला है? सबसे पहले तो हम कॉन्ट्रैक्ट को रिसीडेड मान लेंगे, कैंसल्ड मान लेंगे, राइट? अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट को रिसीड नहीं करती तो मैं कोर्ट जा सकती हूँ और कोर्ट में बोल सकती हूँ कि इनको बोलिए परफॉर्म कीजिए, ठीक है ना, अदरवाइज मेरा नुकसान हो जाएगा। दूसरी चीज है एक्चुअल ब्रीच। अब एक्चुअल ब्रीच क्या है? यहाँ पर ना जो पार्टीज हैं वो लीगली बाउंड टू परफॉर्म है, राइट? अब अगर एक भी पार्टी रिफ्यूज कर देती है परफॉर्म करने से तो हम बोलेंगे कि ये ब्रीच हो चुका है, राइट? सेम डे पे, यानी कि अगर सेम डे पे हो रहा है तो एक्चुअल ब्रीच और पहले हो रहा है तो एंटिसिपेटरी ब्रीच है, राइट? अब कब हुआ ये? एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस एंड द परफॉर्मेंस वाज ड्यू। एंड परफॉर्मेंस करते समय भी हो सकता है कि बीच में ही, शो के बीच में मान लीजिए कि वो गिर जाता है, उनके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, तो उस केस में यहाँ पर भी एक्चुअल ब्रीच मानी जाएगी क्योंकि परफॉर्मेंस के दौरान ही इज अनेबल टू परफॉर्म, दैट पर्सन इज अनेबल टू परफॉर्म, राइट? अब इसके लिए रेमेडीज क्या है हमारे पास? सबसे पहले तो हम कोर्ट में जाएंगे, बोलेंगे देखिए मेरा नुकसान हुआ है, मुझे डैमेजेस दे दीजिए, या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दीजिए, मैं बचा हुआ पैसा नहीं दूंगी, राइट? या फिर अगर वो पर्सन इस कंडीशन में है, परफॉर्म कर सकता है, तो उसको बोलूंगी कि परफॉर्म कीजिए ना कर, वरना मेरे को देखो कितनी बातें सुननी पड़ जाएंगी लोगों से, राइट? या फिर
सूट फॉर इंजंक्शन, सूट फॉर इंजंक्शन क्या होता है, किसी पर रोक लगा देना, इसके बारे में भी बात करते हैं अभी। एंड देन सूट फॉर क्वांटम मेरिट, क्वांटम मेरिट होता है सूट फॉर द ओरिजिनल प्राइस पे, जो भी पैसा मैंने उनसे दिया है मैं उनसे वापस मांग सकती हूँ, राइट। चल इनको डेप्थ में, तो अगर हम बात करें सूट फॉर डैमेजेस की, तो सेक्शन 73 कहता है कि कंपनसेशन ना डिटरमाइन किया जाएगा, राइट। जो भी पार्टी जिसने भी सफर किया है ब्रीच की वजह से, वो एंटाइटल्ड है इसके लिए टू रिसीव कंपनसेशन फॉर दी लॉस, राइट। अब ये जो कंपनसेशन है ये कोर्स ऑफ इवेंट्स की वजह से होता है, क्योंकि वो आए और वो परफॉर्म नहीं कर पाए, या वो नहीं आए और वो परफॉर्म नहीं कर पाए, तो ये कोर्स ऑफ इवेंट्स की वजह से हो रहा है। और ये डिटरमाइन किया जाएगा किसके थ्रू, बाय दी कोर्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ओरिजिनली नहीं लिखा गया तो, राइट। अब डैमेजेस ना कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे ऑर्डिनरी डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेजेस लाइक छोटा मोटा सा डैमेज ले लिया, राइट। किसके लिए, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, जो भी पर्सन सफर करता है लॉस को, वो मांग सकता है कंपनसेशन जो कि इवेंट्स की वजह से हुआ है, एंड दिस वुड बी ऑर्डिनरी लॉस, राइट। अब बात करते हैं स्पेशल डैमेजेस की। देखिए अगर कोई स्पेशल केसेस हैं, राइट, अगर कोई स्पेशल तरीके का नुकसान मुझे पहुंचा है तो उस केस में मैं स्पेशल डैमेजेस क्लेम कर सकती हूँ। When a party to a contract receive notice of special circumstances affecting the contract, he will be liable not only for the damages arising naturally and directly from the breach of, but also for the special damages. देखिए अगर मैं उस सेलिब्रिटी को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि आपके ना आने से मुझे बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ जाएगा, और उस केस में भी वो नहीं आते, तो उस केस में मैं स्पेशल डैमेजेस के लिए एंटाइटल्ड हूँ, राइट। अब आइए तीसरा देखते हैं, आ जाते हैं विंडिक्टिव एंड एग्जेम्पलरी डैमेजेस। अब ये कब दिए जाते हैं, जनरली सिर्फ दो केसेस में, एक किसी की फीलिंग्स को अगर आप हर्ट करेंगे तब, दूसरा डिसऑनर के केस में, राइट, रॉन्गफुल डिसऑनर के केस में। तो अगर मेरी फीलिंग को, मेरी रेपुटेशन को हार्म हुआ है, तब उस केस में विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस दिए जाएंगे। देखिए टाइप्स ऑफ डैमेजेस ना जनरली एग्जाम में से डिटेल में नहीं पूछते हैं, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके। फिर आ जाते हैं नॉमिनल डैमेजेस पे। नॉमिनल डैमेजेस अवॉर्ड किए जाते हैं छोटे मोटे से नुकसान के लिए, 10, 100, 50 रुपए, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ हमें ये बताना होता है कि देखिए आप अपनी गलती से सीख ले लीजिए, राइट। एंड यहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम लोग सिर्फ एक तरीके से एक छोटा सा अवार्ड उस पर्सन से लेते हैं ताकि वो आगे वो गलती रिपीट नहीं करे। नेक्स्ट इज डैमेजेस फॉर डेट्रियोशन कॉज्ड बाय डिले। अगर कोई पर्सन जानबूझ के काम को डिले किया जा रहा है, किए जा रहा है, किसी स्पेसिफिक डेट पर उसने मुझे डिलीवरी देनी थी, वो नहीं करता, तो वहां पर ना डिले की वजह से जो भी मुझे नुकसान हुआ है, मैं उससे वो नुकसान रिकवर कर सकती हूँ। द नेक्स्ट थिंग इज प्रीफिक्स्ड डैमेजेस। अगर हमने प्री हैंडेडली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि किसी भी पार्टी के फेलियर के एंड पर इतना पैसा दूसरी पार्टी को देना पड़ेगा, दैट वुड बी प्रीफिक्स्ड डैमेजेस, राइट। तो अब हमारा सेक्शन 74 जो है वो कहता है दैट इफ अ सम इज नेम्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, उसी को हम अपने प्रीफिक्स्ड डैमेजेस कहेंगे, और सामने वाला पार्टी जो है एंटाइटल्ड है कि उतना अमाउंट ले सके, लेकिन उससे ज्यादा नहीं ले सकता, राइट। सो to receive from the party at the fault at reasonable compensation not exceeding the amount so named। इससे ज्यादा compensation आपको नहीं मिलेगा, इतना ही मिलेगा, राइट। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट चीज पे, which is कि और कौन कौन सी रेमेडीज हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारे पास में और कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है। तो क्या सिर्फ डैमेजेस अवेलेबल है? नहीं यार, बहुत कुछ अवेलेबल है, आइए देखते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। दूसरी बात, जो पे किया है वो वापस ले लो ना, क्वांटम मेरिट फाइल कर दो, राइट। और ये सिर्फ तभी होगा दो ही कंडीशंस में, जब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं हुआ, राइट। एंड जो क्लेम है वो पार्टी लेकर जा रही है जो कि डिफॉल्ट में नहीं है। अगर मैं कंपनसेशन यानी कि अपने पैसे की रिकवरी मांग रही हूँ तो उस केस में मैं एट फॉल्ट नहीं होनी चाहिए, राइट। सो इट इज अवेलेबल इफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज यानी कि कैंसिल हो चुका है और जो पार्टी क्लेम लेकर आ रही है वो डिफॉल्ट में नहीं है, ओके। नाउ इसको आप रीड कर सकते हैं कि कब कब क्वांटम मेरिट मिलेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है बिना किसी इंटेंशन के, मैं ग्रेटिशियसली परफॉर्म नहीं करना चाहती थी, एक्सप्रेस इम्प्लाइडली सामने वाला बंदा कहता है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा और उसके लिए मैं उसको बोलती थी मैं कोई टर्मिनेशन आपको नहीं दूंगी, ये लिखा गया था, सामने वाली पार्टी अबैंडन कर देती है, मना कर देती है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है, डिवाइड किया जा सकता है उसको, और जो डिफॉल्टिंग पार्टी है उसने कोई बेनिफिट अगर एंजॉय किया है तो उसको मेरे को जो भी बेनिफिट उसने एंजॉय किया उसके लिए मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा, राइट। अगर कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजिबल इन नेचर है और सामने वाला पर्सन उसने परफॉर्म तो किया लेकिन गलत तरीके से परफॉर्म किया है, तो मैं उसको पैसा काट के दूंगी, उसका कंपनसेशन जो भी अमाउंट है वो पैसा काट के दूंगी, पूरा नहीं दूंगी,
राइट। चलिए, फिर आता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब अगर वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है या मेरे को परफॉर्मेंस ही चाहिए तो मैं उसको परफॉर्मेंस के लिए क्लेम कर सकती हूँ, या फिर सूट फॉर इंजंक्शन फाइल कर सकती हूँ उस इंसान के लिए। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं जनरली मूवी साइन करते टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कर लेते हैं अपने प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर से कि जब तक आपका काम चल रहा है, जब तक आपकी मूवी चल रही है, हम कोई और शो या कोई और फिल्म नहीं लेंगे। इसके पीछे लॉजिक बहुत सिंपल है कि जो डायरेक्टर ऑलरेडी उनको हायर कर चुका उसका काम पे नहीं होना चाहिए, राइट। इसी को कहते हैं हम सूट फॉर इंजंक्शन, राइट। तो अगर इस केस में वो जो फिल्म स्टार है वो कोई और मूवी लेता है तो उस केस में सूट इंजंक्शन यानी कि इंजंक्शन का सूट जो है वो फाइल किया जा सकता है, राइट। अगर कोई भी पार्टी राइटफुली रिसेंड करती है कॉन्ट्रैक्ट को तो उसको कंपनसेशन दिया जाएगा एज पर सेक्शन 75। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो इसी के साथ खत्म होता है हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।